चलो जी बेटा, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो और सब चैप्टर में हमारी सोच ये रहती है चलो हेडिंग पता हो, हम बहुत आराम से लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा कुछ होगा नहीं बेटा। प्रिंसिपल्स हैं, किसी ऑथर ने दिए हैं, किसी राइटर ने दिए हैं, तो आपके वर्ड यहां पर काम नहीं करेंगे बेटा। उसी के वर्ड चाहिए जैसे उसने प्रिंसिपल बनाया था, पहली बात। दूसरी बात, दो लोगों के प्रिंसिपल हमने पढ़ने हैं बेटा। टेलर के प्रिंसिपल और टेक्निक हमारे कोर्स में है, और ऐसे ही बेटा फ्योल के भी प्रिंसिपल हमारे कोर्स में है। टेलर ने बेटा हमें 4 प्रिंसिपल दिए हैं, 7 टेक्निक दी हैं, और बेटा फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं। यानी कि मैं घूम फिर के बोलूं तो आज हम 25 प्रिंसिपल को टच करेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद देखेंगे बेटा नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, लेकिन पहले कुछ बात करता हूं। बेटा प्रिंसिपल ऑफ साइंस और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या फर्क होता है? मेरे को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाने हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइंस और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या फर्क होता है? बेटा देखो, पहले तो एक सिमिलैरिटी की बात करता हूं। कोई भी प्रिंसिपल हो, कोई भी प्रिंसिपल ओवर द नाइट नहीं बन जाता। ऐसा नहीं होता कि आज हम बैठे एक रात देखी हमने, हाँ क्या है, अगले दिन सुबह प्रिंसिपल दे दिया। प्रिंसिपल बनते कैसे हैं बेटा? बेस्ड अपॉन द टेस्टिंग, बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटेशन, बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन, बेस्ड अपॉन द टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग्स। इन सब बेसिस पे बनते हैं प्रिंसिपल। कोई भी प्रिंसिपल ओवर द नाइट नहीं बनता, चाहे वो साइंस का प्रिंसिपल है, चाहे वो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। फ्योल एक प्रैक्टिशनर रहा है बेटा, मैनेजर रहा है कई साल एक ऑर्गेनाइजेशन में, कई साल, कहीं 20 साल मैनेजर रहने के बाद उसने प्रिंसिपल दिया है। 20 साल तक उसने ह्यूमन बिहेवियर ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्वेशन पे प्रिंसिपल दिए। और फ्योल बेटा वो एक साइंटिस्ट था, उसने बेटा टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन किया है। टेलर ने टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन किया, तब जाकर प्रिंसिपल दिया। तो बेटा अब एक बात समझ लो, देखो एक इंसान ने तो ऑब्जर्वेशन में प्रिंसिपल दिया फ्योल ने, और टेलर ने क्या किया? टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन में प्रिंसिपल दिया। बढ़िया कौन से हैं? बढ़िया डिसाइडिंग करने के लिए हम यहां बैठे, दोनों ही बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, लेकिन बेटा एक दो जगह टेलर और फ्योल में कन्फ्लिक्ट है, एक दो जगह। बाकी जगह सब दोनों ही सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर बात करते हैं, एक जैसी बात करते हैं, लेकिन एक दो जगह कन्फ्लिक्ट है। मैं बताऊंगा किन किन जगह पे कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, चलो विद दिस इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। चलो जी बेटा, सबसे पहले हम टेलर के प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, जो कि 4 है। ठीक है, सबसे पहले साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। लो जी, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? बेटा देखो प्रिंसिपल क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये कहता क्या है? कहता है आपको हर जगह पे साइंस चलानी है, यानी कि साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क चलाना है बेटा, उसके बाद कोई जजमेंट आएगी। नॉट रूल ऑफ थंब, अंगूठे छाप की तरह काम करना बंद करो, अनपढ़ों की तरह काम करना बंद करो। देखो एक बात है बेटा, मैनेजर की पोस्ट पे क्यों बैठा है बेटा? कहीं ना कहीं ज्यादा दिमाग रखता है बेटा। आपको तो कम से कम साइंस चलानी है, आप तो साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क पे जजमेंट लो। आप क्यों रूल ऑफ थंब चला रहे हो? रूल ऑफ थंब क्या होता है बेटा? हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना, पर्सनल जजमेंट पे डिसीजन लेना। हिट एंड ट्रायल लगाना, ऑल्टरनेटिव 1 इंप्लीमेंट करके देख लो, 1 काम नहीं करा कहेगा 2 इंप्लीमेंट करके दे दो, 2 काम नहीं करा चलो 3 इंप्लीमेंट करके देख लो। बेटा आप मैनेजर किस बात के? अगर हिट एंड ट्रायल ही लगाना है वो तो एम्प्लॉइज भी लगा सकते हैं। आपको मैनेजर क्यों बनाया गया? आपको मैनेजर इसलिए बनाया गया क्योंकि आप साइंस चला सकते थे। रूल ऑफ थंब क्या होता है बेटा? डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड और पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट समझते हो? मेरा दिल कह रहा है ऐसा कर लो,
आप भी तो हिट एंड ट्रायल चलाते थे बचपन में। ट्रू फॉल्स कोर्स में है, ठीक है, टीचर सुन रही है, टीचर ने पूछा ट्रू या फॉल्स, आपने बोला ट्रू, उसने आंखें दिखाई, आपने कह दिया फॉल्स। हिट एंड ट्रायल, ट्रू नहीं है तो आंसर तो फॉल्स है ही। बाबू टेलर का कहना तो यहां तक है हर चीज साइंटिफिकली प्लान होनी चाहिए, इवन स्मॉल टू स्मॉल एक्टिविटी। एक एग्जांपल के तौर पर आपको एक बात बताता हूं बेटा, उसका तो यहां तक कहना है अगर आप एक कार्टन भी पैक कर रहे हो ना, जिसमें गुड्स सामान पैक कर रहे हो, और अब मान लो सामान ने दिल्ली जाना है, उस कार्टन को भी साइंटिफिकली प्लान करो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं कुर्सी को पैक करूं और तरीके से पैक करूं, साइंस के तरीके से पैक करूं, देखो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, बहुत ज्यादा आएंगी ना। और यही मैं सोचूं एक ट्रक में ना ऐसे ही फेंकते रहते हैं, सिंगल सिंगल कुर्सी, बिना साइंस लगाए, लगाओ रूल ऑफ थंब, कम आएंगी, शर्तिया बात है ये। सेम बात है बेटा, कार्टन पैक करने लगे, एक बार ना सामान को ना बस फेंकते जाओ उसके अंदर, देख लेना सामान कम आएगा, और तरीके से पैक करना बेटा, साइंस लगाकर, बहुत ज्यादा सामान आएगा। समझ आई बात? स्मॉल टू स्मॉल एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी साइंटिफिकली प्लान्ड। कोई भी जजमेंट रूल ऑफ थंब पर नहीं लिया जाएगा। रूल ऑफ थंब क्या होता है बेटा? डिसीजन टेकन ऑन द पर्सनल जजमेंट और द हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, एक एग्जांपल है बेटा, लोडिंग द आयरन शीट इनटू द बॉक्स कार शुड बी साइंटिफिकली प्लान्ड। ठीक है ना, आयरन शीट भी लोड करनी है ना किसी बॉक्स कार में, किसी ट्रक में, वो भी साइंटिफिकली प्लान्ड होनी चाहिए, इतनी छोटी से छोटी बात भी। बात किया? ओके बेटा, सेकेंड प्रिंसिपल इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी मतलब पीस, हार्मनी मतलब पीस, और डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई झगड़े, आपकी क्वेरल। ठीक है ना बेटा? क्या कहता है टेलर? टेलर कहता है बेटा पीस से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। किसके लड़ाई झगड़े की बात चल रही है बेटा? देखो एक बात समझो, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल है हमारे, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल एंड द वर्कर्स। ये जीरो लेवल पर होते हैं, इनको बोलते हैं जीरो लेवल। ठीक है, लड़ाई झगड़े की बात पता है किसकी चल रही है? इनकी और इनकी। बेटा ये सारे मैनेजर्स हैं, मिडिल लेवल पर सारे मैनेजर्स काम करते हैं। कहता है होता पता है क्या है? एक ना क्लास कन्फ्लिक्ट अराइज रहता है हमेशा मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर के बीच में। सिंस एज अ मैनेजर दे हैड द मैंडेट टू गेट वर्क डन थ्रू अदर। बेटा मैनेजर का काम ही क्या होता है? दूसरों से काम निकलवाना। क्योंकि वो मैनेजर है, वो इनसे काम निकलवाने की कोशिश करता है, और यहीं एक क्लास कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। वर्कर सोचते हैं यार ये ना ऊंची क्लास के हैं, सारा दिन बैठकर ऑर्डर देते रहते हैं, और अब हमारे को लगता है कि हम नीची क्लास के, सारा दिन बैठ के हमें काम करना पड़ता है। कहता है क्लास कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर टेलर का कहना क्या है? बाबू अगर आपस में ही लड़ोगे ना तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कभी अचीव नहीं हो सकते, कभी भी अचीव नहीं हो सकते अगर आपस में ही लड़ोगे। ठीक है ना, आपस में हार्मनी से रहो, नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, केस स्टडी के एंगल से क्लाइंट बता रहा हूं बेटा। टेलर तो यहां तक कह देता है मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन विद द वर्कर। मैनेजमेंट जो कुछ कमाता है ना वर्कर के साथ बांटे। इससे क्या होगा बेटा? आपकी आपस की रिलेशन बहुत सुधर जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन विद द वर्कर, बांटना चाहिए मैनेजमेंट को, ताकि आपकी आपस की रिलेशन सुधर जाए। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है बाबू, अगला मैंने ना नोट्स में नया प्रिंसिपल बना दिया ऐसे ही उठाकर, मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, ऑल्दो ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही पार्ट है। ठीक है, आपने क्या करना है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में जितना मैंने समझाया वो लिखा। अगर पेपर में आ जाए तो मेंटल रेवोल्यूशन वाली जितनी बात मैं अभी समझा रहा हूं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में लिखनी है, पैराग्राफ चेंज कर देना बस। ठीक है, और कभी पेपर में मेंटल रेवोल्यूशन जो भी मैं समझाऊंगा वैसे वर्ड कभी देखने को मिले और आपको कहे आइडेंटिफाई करो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो बेटा क्या करोगे? तो मेंटल रेवोल्यूशन मत लिख के ना, क्योंकि एनसीईआरटी में इस प्रिंसिपल का नाम मेंटल रेवोल्यूशन नहीं है। क्या लिख के आओगे? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ब्रैकेट में लिखना कंसेप्ट यूज्ड इज मेंटल रेवोल्यूशन।
ठीक है जी। अब मेंटल रेवोल्यूशन क्या बुलाएं बेटा, देखो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड अभी कंटिन्यू में चल रहा है, ठीक है ना, जितनी बात मैंने बता दी वो तो है ही, अभी ये वाली बात भी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही पार्ट है। ये क्या कहती है बेटा, ये बोलता है चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ बोथ द वर्कर एंड द मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। बाबू देखो, मेंटल रेवोल्यूशन, अपना एटीट्यूड बदल दो, मैनेजमेंट आप भी एटीट्यूड बदल दो वर्कर के लिए, और वर्कर आप भी एटीट्यूड बदल दो मैनेजमेंट के लिए। बोथ शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर, द मैनेजमेंट शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट एंड द वर्कर शुड ऑल्सो रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा किसी के बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। मैनेजमेंट को हटाकर देख लो ऑर्गेनाइजेशन ठप हो जाएगी, और वर्कर को हटाकर देख लो ऑर्गेनाइजेशन तब भी ठप हो जाएगी। हर इंसान की एक अलग जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए बोलता क्या है बेटा, रहना तो देखो एक साथ ही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वर्कर चले जाएंगे या मैनेजमेंट चला जाएगा ऑर्गेनाइजेशन से, रहना एक साथ है। तो क्या करो, अपना एटीट्यूड बदलो एक दूसरे के लिए। समझ आई बात ओके अभी तक? बेटा फोर्थ वन प्रिंसिपल है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये क्या कहता है बेटा, देखो, दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये तो क्या कहता था, आराम से रहो, पीस से, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये कुछ और बात भी बोलता है। ये क्या कहता है बाबू, ये बोलता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब बेटा ये जो मैनेजमेंट सारा दिन ये बोलता रहता है ना, मैं और मेरे लिए, ये खत्म करो सबसे पहले। द फीलिंग ऑफ आई शुड बी रिप्लेस्ड विद द फीलिंग ऑफ वी। हमारी बात करो, सबकी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करो। खाली ये ना सोचे टॉप लेवल कि मैं सब कुछ मैं हूं, ये दिमाग से निकाल दो, पहली बात। दूसरी बात, द फीलिंग ऑफ इंटरनल कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड विद द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। आपस में कंपटीशन करोगे क्या? अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ कर लेता है कंपटीशन। द फीलिंग ऑफ इंटरनल कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड विद द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन से रिप्लेस करो इंटरनल कंपटीशन को, आपस में कंपीट मत करो, कोऑपरेट करो एक दूसरे के साथ। बात समझ में आई? अभी एक बात खत्म नहीं हुई, मैं बात बता रहा हूं बेटा, दो चीजें। बेटा यहां पर ना टेलर एक और बात बोलता है कि ना आप ना वर्कर से सजेशंस जरूर लिया करो, उनको ना फीलिंग ऑफ ऑनरशिप दो, उनको ना लगना चाहिए कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। अगर सारे डिसीजन टॉप लेवल लेता रहेगा बेटा, तो बाकी सारे लेवल्स क्या सोचेंगे, हम तो ऑर्गेनाइजेशन में है ही नहीं, सारे डिसीजन मेकिंग ये करते हैं, हम कौन है फिर अगर सब कुछ इन्होंने करना है तो? बेटा देखो, इसलिए वो बोलता है आपको उनके सजेशन लेने चाहिए। मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू द कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय देयर एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट अपने कान मत बंद कर लो जब आपके एम्प्लॉइज आपको कुछ सजेशन देते हैं। मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू द कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय देयर एम्प्लॉइज। समझ आई बात? एक और बात भी बोल देता हूं केस स्टडी के लिए। बेटा कई बार वर्ड आता है देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। सुनो जी क्या कह रहा है, कहता है बेटा मैनेजमेंट, और टेलर का देखो कहना कहां तक है, वो क्या बोलता है मैनेजमेंट और वर्कर में देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। काम भी बराबर बटा होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बराबर बटी होनी चाहिए। जितना काम टॉप लेवल कर रहा है उतना ही वर्कर लेवल कर रहा है। कॉपरेशन से काम करो, सब मिल बांट के काम करो। समझ में आई बात? ठीक है, इतनी बात में कोई समस्या तो नहीं। बढ़े आगे बेटा, लास्ट हेडिंग है, बहुत बड़ी है, मैं अभी लिख नहीं रहा, नोट्स में लिखी हुई है। क्या बोलता है? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, बेटा यहां पर्सन का मतलब है एम्प्लॉइज। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। कहता है बेटा हर एम्प्लॉय को उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी तक डेवलप कर दो। ऐसा करने से क्या हो जाएगा बेटा? देखो एक सिंपल सी बात बोलता हूं आपको,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी उसके एम्प्लॉय की एफिशिएंसी से डायरेक्ट रिलेट करती है कि नहीं? किसी भी एम्प्लॉय, कोई देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंसान थोड़ी है। अब मैं बोलता हूं किसी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती होगी? उसके एम्प्लॉयज पर, कि उसके एम्प्लॉय कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। अगर सारे एम्प्लॉय अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा सा मतलब है ऑर्गेनाइजेशन अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर रही है। वो क्या कह रहा है बेटा? हर एम्प्लॉय को आपने मैक्सिमम एफिशिएंसी तक लेकर जाना है। इससे होगा क्या बेटा? जैसे ही हर एम्प्लॉय अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी तक जाएगा, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपने आप मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करेगी। लेकिन एम्प्लॉय जाएगा कैसे मैक्सिमम एफिशिएंसी तक? कहता है स्टेप शुड बी टेकन राइट अवे फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। बेटा वो बोलता है एम्प्लॉय को ना साइंटिफिकली सेलेक्ट करके लाओ, उसके बाद उसको साइंटिफिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दो, पक्का वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी तक जाएगा। होता पता है क्या है? स्टाफिंग पढ़ लिया ना आपने मेरे से। होता पता है क्या है? जिस दिन हम सिलेक्शन करना शुरू करते हैं ना, उस दिन मिनिस्टर साहब की कॉल आती है, ये एम्प्लॉय मेरा खास है, इसको रख लेना। आप रख लेते हो बेटा। जो रेफरेंस पर आया हो, क्या वो मैक्सिमम एफिशिएंसी तक कभी जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। वहीं ऑर्गेनाइजेशन हार जाती है। इसलिए वो क्या बोल रहा है? स्टेप शुड बी टेकन राइट अवे फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन से स्टार्ट हो जाओ। सिलेक्शन साइंटिफिकली करो एम्प्लॉय की, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट साइंटिफिकली दो। हम देखते हैं एम्प्लॉय कैसे नहीं जाता मैक्सिमम एफिशिएंसी तक। समझ आई बात? ये 4 प्रिंसिपल थे, मैंने खत्म करा दिए बेटा। मेंटल रेवोल्यूशन बुक के हिसाब से कोई प्रिंसिपल नहीं है, इसलिए 4 प्रिंसिपल। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individualism, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity। ठीक है जी। अब बेटा कोर्स में 7 टेक्निक्स, ठीक है, 7 टेक्निक पढ़ने वाले हैं टेलर की। सबसे पहली टेक्निक है फंक्शनल फॉरमैनशिप। ठीक है बेटा, ये टेक्निक थोड़ी सी लेंदी है, अदरवाइज सारी टेक्निक छोटी है। अभी आप सब सामने ही देख रहे हैं। जब हम टेक्निक खत्म करेंगे तो हम ब्रेक लेंगे। ठीक है जी, अभी सब सामने देख रहे हैं। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, बिना डायग्राम बनाए ये टेक्निक सॉल्व नहीं होगी। एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है। ठीक है जी, डायग्राम बनाओगे तभी समझ में आएगा। लो जी बेटा, डायग्राम क्या कहता है? पहले तो टेक्निक का नाम समझने की कोशिश करना। नाम क्या है? फंक्शनल फॉरमैनशिप। बेटा देखो, एक बताता हूं आपको एक बात। फॉरमैन क्या होता है? लोअर लेवल की एक पोस्ट है। फॉरमैन क्या है? लोअर लेवल की एक पोस्ट है। और ये क्या कहता है? फंक्शनल फॉरमैनशिप। बाबू इसने ना 8 फॉरमैन सजेस्ट करे। टेलर कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में 8 फॉरमैन होने चाहिए। ये हैं वो 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहता है एक वर्कर को इन 8 लोगों से ऑर्डर लेना चाहिए। किसी भी वर्कर को इन 8 लोगों से ऑर्डर लेना चाहिए। फंक्शनल फॉरमैनशिप। बेटा यही नहीं रुकता टेलर,
इन 8 लोगों के फंक्शन बता रखे उसने, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। जब हम इनके फंक्शन पढ़ लेंगे तो हो गई खत्म कहानी। बस इतनी सी टेक्निक है, डायग्राम पे बेस्ड है। मैं बोलना शुरू करता हूं। बाबू टेलर का कहना क्या है सुनो। ये कहता है बेटा प्लान करने वाले पर्सन अलग होने चाहिए और एग्जीक्यूट कराने वाले अलग होने चाहिए। यानी कि बेटा फैक्ट्री मैनेजर के अंडर 2 पर्सोनल काम करेंगे, एक का नाम है प्लानिंग इंचार्ज और एक का नाम है प्रोडक्शन इंचार्ज। ये सब प्लानिंग इंचार्ज, ये सब प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन मतलब एग्जीक्यूशन बोल सकते हो आप। प्लान करने वाले पर्सन अलग और एग्जीक्यूट कराने वाले लोग सब अलग। कहता है अंडर प्लानिंग इंचार्ज 4 पर्सोनल वुड वर्क, नेमली इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन। इनकी वर्किंग क्या है बेटा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वुड ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर्स। बेटा वर्कर किस जगह पर काम करेंगे, क्या असेंबलिंग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, करेंगे क्या, ये कौन बताएगा? ये बताएगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर, ठीक है। देन बेटा रूट क्लर्क ये बताएगा बेटा स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किस रूट से होकर जाएगा। बेटा कई बार क्या होता है, एक प्रोडक्शन में बहुत सारी प्रोसेसेस होती है। कार बनाना बहुत सारी प्रोसेस है, हमें कैसे पता चलेगा पहले स्टीरियो लगाना है या एसी लगाना है या टायर लगाना है, क्या लगाना है, पहले इंजन लगाना है, कार में कैसे फिट होगा, हमें पता है सीक्वेंस। कौन बताएगा सीक्वेंस? रूट क्लर्क, ठीक है ना। स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बेटा प्रिपेयर द टाइम एंड कॉस्ट शीट। ये क्या बनाएगा बेटा? ये बताएगा कि प्रोडक्शन कितने टाइम में पूरा होना चाहिए और कितनी कॉस्ट में पूरा होना चाहिए। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिसिप्लिनरियन? एंश्योर डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा वर्कर आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे, ये जिम्मेदारी डिसिप्लिनरियन को दी गई है, ठीक है। चारों के फंक्शन समझ में आए। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर, रूट क्लर्क स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क प्रिपेयर द टाइम एंड कॉस्ट शीट एंड डिसिप्लिनरियन एंश्योर डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। आओ जी एग्जीक्यूशन। बेटा अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज 4 पर्सोनल वुड वर्क, नेमली स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। चलो जी ये क्या करते हैं बेटा? स्पीड बॉस एंश्योर करेगा जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने स्पीड दी गई है, उसने टाइम बताया ना कितने टाइम में प्रोडक्शन होना चाहिए, तो ये एंश्योर करेगा उतने ही टाइम में पूरा होगा, स्पीड बॉस। गैंग बॉस और रिपेयर बॉस में डिफरेंस समझना बेटा क्या होता है। देखो गैंग बॉस क्या होता है बेटा? डेली आता है ऑर्गेनाइजेशन में और इसका काम क्या होता है बेटा? कीप द मशीन एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन। वर्कर ने आना है 10 बजे, ये आएंगे 9 बजे। ये सबको चेक करेंगे क्या सारी मशीनरी ओके है, क्या प्राइमा फेसिया उनका कोई एक्सीडेंट का चांस तो नहीं है, कोई नट बोल्ट तो नहीं लूज हो गया, ग्रीसिंग ऑयलिंग सब जिम्मेदारी इनकी। कीप द मशीन एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन ऑन डेली बेसिस। लेकिन रिपेयर बॉस की जॉब बेटा स्पेसिफिक टाइम के बाद होती है, 3 महीने के बाद। रिपेयरिंग 3 महीने के बाद होगी, फैक्ट्री 2 दिन के लिए ऑफ है। गैंग बॉस डेली आएगा, प्राइमा फेसिया चेक करेगा, रिपेयर बॉस की जिम्मेदारी कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रहती है, ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज इंस्पेक्टर। बेटा इसका क्या काम है? वर्कर जब फिनिश गुड्स बना लेंगे तो बेटा ये उसको इंस्पेक्ट करेगा क्या सब ठीक बने हैं, और अगर कोई खराब बना है बेटा उसको वेस्टेजेस में डाल देगा। अगर किसी भी प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो वो खराब है, उसको नहीं बेचती ऑर्गेनाइजेशन। एक वर्कर को इन 8 लोगों से ऑर्डर लेना है बेटा, और हमने 8 के 8 के फंक्शन डिस्कस कर लिए। यही तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप है, यही तो फॉरमैन है। समझ आई बात? पक्का से डायग्राम याद नहीं होगा लिख नहीं सकते पेपर में, डायग्राम याद है फिर इस टेक्निक में बचा कुछ नहीं है। मैं बोलता हूं सब कुछ डायग्राम पे है, डायग्राम याद है टेक्निक में है क्या? कुछ भी नहीं, ठीक है जी। बेटा अब नेक्स्ट टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। लो जी समझने की कोशिश करो इसको भी। बाबू 2 वर्ड से मिलकर बना है ये, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क।
चलो जी, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले बात बेटा स्टैंडर्डाइजेशन की। ये क्या कहता है बेटा, हर चीज के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड शुड बी फॉर एवरी मैन एज वेल एज फॉर मशीन, फॉर द रॉ मटेरियल, फॉर द प्रोसेसेस, फॉर द फिनिश्ड गुड्स। हर चीज के लिए स्टैंडर्ड। टेलर का कहना है हर चीज के लिए स्टैंडर्ड चाहिए हमारे को, हर चीज के लिए स्टैंडर्ड, हर मैन के लिए चाहिए। मैन मतलब यहां पर एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए। एम्प्लॉय को बता दिया रोज की 100 यूनिट बनाकर जाएगा तो 100 ही बनाकर जाएगा, तेरे लिए स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड है, ठीक है। हर मशीन के लिए स्टैंडर्ड है, मशीन के लिए फिक्स कर दिया 10,000 यूनिट बनाएगी बेटा, जब तक बनाएगी नहीं मशीनरी भी बंद नहीं होने वाली। हर रॉ मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड है। रॉ मटेरियल आएगा सबसे पहले चेक होगा क्या सारा रॉ मटेरियल सिमिलर है इन शेप, इन साइज, इन वेट, इन डायमेंशन, इन कलर। और ऐसे ही बेटा फिनिश गुड्स के लिए स्टैंडर्ड होगा। देखो एक बात सुनो, यहां तक बोलना है टेलर का कि इंटरचेंजेबिलिटी होनी चाहिए। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब बताता हूं, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के इतना सिमिलर होना चाहिए, आप ये ना बता पाओ अगर मैं रिप्लेस कर दूं कि पहला कौन सा था और दूसरा, इतना सिमिलर होना चाहिए। बेटा आज आईफोन 11 है, ठीक है, आप एक देख लो या 100 देख लो, कलर में बिल्कुल सेम होंगे, साइज में बिल्कुल सेम होंगे, शेप में बिल्कुल सेम होंगे, डायमेंशन में बिल्कुल सेम होंगे। ये क्या कर रही है ऑर्गेनाइजेशन बेटा, स्टैंडर्डाइजेशन अचीव कर रही है। क्रेटा कार बनाई है hyundai ने, एक कार देख लेना या 20,000 कार देख लेना, कोई फर्क नहीं नजर आएगा। ना कोई कलर में फर्क होगा, ना वेट में फर्क होगा, ना साइज में फर्क होगा, ना ही डायमेंशन में। और ये बात हर अच्छी कंपनी के लिए, हर अच्छी कंपनी के लिए, कोई 2 एग्जाम्पल से काम नहीं चल रहा हमारा। स्टैंडर्डाइजेशन हर कंपनी चाहती है। बात ओके, इतनी बात समझ में आई। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ये क्या कहता है बेटा, हर अनवांटेड चीजों को इलिमिनेट कर दो, हर अनवांटेड को। जैसे कि बेटा देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे साइजेस में, बहुत सारे प्राइसेस में, बहुत सारी क्वालिटी में प्रोडक्ट बनाती है और बहुत सारी फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट बनाती है। ये इनके डायमेंशंस है बेटा। अब एक बात सुनो, ये क्या कहता है, देखो एक बात सुनो, टेलर का कहना है अगर एक पर्टिकुलर साइज या एक पर्टिकुलर प्राइस का प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा, लॉस दे रहा है कंटिन्यूस, तो जरूरी है क्या उसको बनाना। आज लैक्मे बहुत सारी क्रीम बनाती है, एक 99, एक 499, एक 699, एक 999। 999 वाली नहीं बिकती, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बहुत लॉस दे रखा है, तो जबरदस्ती है क्या बनाना। हर अनवांटेड चीज को एलिमिनेट कर दो, आप खत्म करो है ना ऐसे साइजेस और प्राइसेस को जो आपको लॉस दे रहे हैं। बेटा 4 फैक्ट्री है ऑर्गेनाइजेशन की, 3 में प्रॉफिट है, 1 में लॉस है, जबरदस्ती है क्या उसको खींचना। बंद करो ऐसी फैक्ट्रीज को। आप बेटा प्रोडक्ट 4 क्वालिटी में बनाते हो, ठीक है, कोई कंपनी है बेटा शैम्पू बनाती है 4 क्वालिटी में, सिल्क एंड शाइन, एंटी हेयर फॉल, एंटी डैंड्रफ, और भी समझ लो स्मूथ एंड सिल्की हेयर, कुछ भी कह लो, 4 वैरायटी बनाती है। एक पर्टिकुलर वैरायटी बिकती नहीं है, तो बेटा जबरदस्ती है क्या घसीटते रहे उस पर्टिकुलर वैरायटी को। बंद करो ऐसी क्वालिटी का प्रोडक्शन, क्या करना है हमने चलाकर इसको। तो बेटा देखो सिंपल सा कहना है टेलर का, हर वो चीज जिसमें मेरे को प्रॉफिट है उसको कंटिन्यू करो, बाकी वरना कोशिश करो अपनी एक्टिविटीज को सिंप्लीफाई करने की, अनवांटेड चीजों को खत्म करने की कोशिश करो, सिंप्लीफाई करना है अपने चीजों को। समझ आई बात। अब पेपर के एंगल से एक बात बेटा, कई बार क्या होता है केस स्टडी में ना खाली बात होती है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की, और पेपर में आपसे पूछता है टेक्निक कौन सी है, आप करते क्या हो, आप लिखाते हो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बेटा इसका नाम सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क तो नहीं है ना, इसका पूरा नाम है क्या, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। आप बेटा टेक्निक का नाम लिखोगे पूरा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, और ब्रैकेट में लिखोगे कंसेप्ट यूज्ड इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। समझ आया लिखने का तरीका, ठीक है जी। बढ़े आगे बेटा, नेक्स्ट टेक्निक इज मेथड स्टडी। खैर बहुत आसान है, ये बात मैं प्लानिंग में बता चुका हूं। मैंने आपको पहले भी कहा था जब प्लानिंग में मैं बात बताऊंगा मेथड की तो ये दोबारा रिपीट होगी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। मेथड स्टडी
ये क्या बोलता है, देखो सुनो जी, एक काम को करने के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं, वे आउट होते हैं, किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बेटा टेलर कहता है चूज द बेस्ट मेथड, किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं, चूज द बेस्ट मेथड। एंड व्हाट इज द बेस्ट मेथड, उसने ये भी बताया बेस्ट क्या होता है। हर वो मेथड बेस्ट होता है बेटा जो आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर दे। हर वो मेथड बेस्ट है बेटा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दे। हर वो मेथड बेस्ट है बेटा जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे। हर वो मेथड बेस्ट है बेटा जो रियलिस्टिक है और जो फिजिबल है। ये वर्ड मैं वहां बोल चुका हूं बेटा, मैं 5 वर्ड बोल रहा हूं, सुन लो। हर वो मेथड बेस्ट है, देखो बहुत सारे वे आउट है, किसी काम को करने के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव, हमें बेस्ट चूज करना है, बेस्ट रास्ता। बेस्ट रास्ता कौन सा है, जिसमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, जिसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाए, जिसमें बेटा जो मोस्ट रियलिस्टिक है, मोस्ट फिजिबल है इंप्लीमेंट करना। कई बार क्या होता है बेटा, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, ऑल्टरनेटिव बढ़िया आइडेंटिफाई करा, पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर पाना उसको पॉसिबल नहीं है, फिर वो बेस्ट नहीं है। इट शुड बी रियलिस्टिक, इट शुड बी फिजिबल, इंप्लीमेंट करना पॉसिबल भी तो होना चाहिए, ठीक है ना। बात ओके, पक्की बात। इतनी सी थी मेथड स्टडी, बस खत्म हो गई मेथड स्टडी में, और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बेटा मोशन स्टडी, बहुत काम की बात। लो जी बताता हूं बेटा, मोशन स्टडी ये क्या बोलता है बाबू। एम्प्लॉय 2 तरीके के मोशन करते हैं, मोशन मतलब मूवमेंट्स। एम्प्लॉय 2 तरीके के मूवमेंट करते हैं बेटा, एक होते हैं प्रोडक्टिव मूवमेंट्स, एक होते हैं अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव क्या होते हैं, विच रिजल्टेड इनटू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड अनप्रोडक्टिव बेटा विच रिजल्टेड इनटू वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्टिव मूवमेंट वो होते हैं जिनसे प्रोडक्शन होगा, अनप्रोडक्टिव होते हैं बेटा जो टाइम खराब कर रहे हो आप ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि होल्डिंग, टर्निंग, स्टैंडिंग, टॉकिंग, ये सब अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, टाइम खराब करता है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का। बेटा टेलर का कहना है आपने अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट करना है, ठीक है बेटा। आप एलिमिनेट करोगे तो वो प्रोडक्टिव मूवमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। देखो एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, ठीक है, फर्स्ट पीरियड अकाउंट्स का है, ठीक है, सेकंड पीरियड इकोनॉमिक्स का है। फर्स्ट पीरियड चल रहा है अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स वाली आपकी क्लास है 2nd फ्लोर पे, ठीक है, और इकोनॉमिक्स वाली टीचर अभी ग्राउंड फ्लोर पे है, ठीक है। पीरियड की बेल बज गई, अब बेटा इकोनॉमिक्स वाली टीचर को ऊपर आना है आपकी क्लास में पढ़ाने, ठीक है। बेल बजने के बाद वो अपनी क्लास से निकलती है, रास्ते में टीचर मिलती है, उसके पास खड़ी होती है 2 मिनट, सीढ़ियां चढ़कर आराम से पहुंचती है 2nd फ्लोर पे। जितना ये मूवमेंट उसने अब तक किया सारा अनप्रोडक्टिव था। पढ़ाया इस मूवमेंट में नहीं, उसका काम क्या है, पढ़ाना, वही प्रोडक्टिव मूवमेंट है। तो बेटा टेलर का कहना क्या है, आपने अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है, और जितना इनको खत्म करते चले जाओगे उतना ही ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन बढ़ता ही चला जाएगा। समझ आई बात? यही है मोशन स्टडी, मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, मूवमेंट्स की स्टडी करना। बात ओके। फिफ्थ वन इज टाइम स्टडी। बेटा 5th टेक्निक है टाइम स्टडी। लो इसको भी देखते हैं क्या बोलती है टाइम स्टडी। बाबू टाइम स्टडी क्या कहती है, इसका पर्पस क्या, इसका पर्पस है टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कैसे फिक्स करें, देखो समझाता हूं। बेटा ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके के एम्प्लॉइज हैं यहां पर, ठीक है। एक वो एम्प्लॉई है जो अबव एवरेज काम करता है, बहुत बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कर है। एक वो वर्कर है जो एवरेजली काम करता है, और एक वो वर्कर है बेटा जो लेस देन एवरेज काम करता है, जो बिल्कुल ढीला काम करके राजी नहीं है, ठीक है। बाबू टेलर का कहना है आपने एक एवरेज वर्कमैन लेना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को इग्नोर करो, बिलो एवरेज परफॉर्म करने वाले को इग्नोर करो, आपने लेना है एक एवरेज वर्कमैन, ठीक है। और उसकी भी सेवरल रीडिंग्स लेनी है, सेवरल रीडिंग्स। स्टॉप वॉच लेकर बैठ गए आपने देखा 1 घंटे में इसने कितना प्रोडक्शन किया, आपने देखा इसने 1 घंटे में 100 यूनिट बनाई, ठीक है।
एक बार नहीं देखना, बहुत बार देखना है, सेवरल रीडिंग्स। अगले दिन फिर आप इसके ऊपर बैठ गए जाकर, स्टॉप वॉच ली, 1 घंटा, ठीक है 1 घंटे में इसने फिर 100 यूनिट बना ली। बेटा आपने ऐसे 4 या 5 बार 6 बार नोटिस करना है, सेवरल रीडिंग हो गई। बाबू जब एक एवरेज वर्कमैन हर बार 1 घंटे में 100 यूनिट बना लेता है, इसको डिटरमाइन कर दो एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन कह दो हर एक को 1 घंटे में 100 यूनिट बनानी ही बनानी है। जब एवरेज वर्कमैन बना सकता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बना सकता है, और बिलो एवरेज को भी बनाना ही पड़ेगा। समझ आई करना क्या है? दिखाई दे रहा टेलर कितना लॉजिकल है अपने व्यूज में, ठीक है ना? साइंटिस्ट बंदा है, कोई छोटी बात नहीं करेगा, बहुत तगड़ी बात ही करेगा, ठीक है ना? एवरेज वर्कमैन लो, बिलो एवरेज नहीं लेना, अबव एवरेज नहीं लेना, और अब एवरेज वर्कमैन की भी सेवरल रीडिंग्स, कई बार रीडिंग लो और उसको डिटरमाइन कर दो एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल, बेटा अगर 1 आवर में 100 यूनिट्स बनती हैं, 100 यूनिट्स, और बेटा ऑर्गेनाइजेशन में 8 आवर्स काम होता है, जिसमें से 1 आवर लंच टाइम का है, यानी कि टोटल काम होता है बेटा 7 आवर्स, तो 7 आवर्स में 700 यूनिट बनानी है हर वर्कर को, ये बोलती है टाइम स्टडी। बात ओके? ठीक है जी। 6th वन इज फटीग स्टडी। लो जी, ये भी समझने की कोशिश करो। फटीग स्टडी, फटीग मतलब थकान, फटीग मतलब थकान। बेटा इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी दैट एवरी ह्यूमन फील physically and mentally tired after some continuous hours of work। बेटा ह्यूमन की टेंडेंसी है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, हम मेंटली भी टायर्ड फील करते हैं और फिजिकली भी। 3 घंटे लगातार बिठाकर बढ़ा दो, फिजिकली भी टायर्ड हो जाएंगे, मेंटली भी टायर्ड हो जाएंगे ना। ऐसा ही होता है ना बेटा, ह्यूमन टेंडेंसी है, सबके साथ होता है। बेटा वर्कर के साथ भी तो होता है। बाबू टेलर का कहना है आपने 2 बातें सोचनी है फटीग स्टडी में। क्या 2 बातें सोचनी है बाबू? एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल एंड द टाइम ऑफ रेस्ट इंटरवल। आपको रेस्ट इंटरवल उनको देना है, लेकिन आपको सोचना क्या है, कितने टाइम का देना है और कितनी फ्रीक्वेंसी में देना है, कितनी बार देना है और कितने टाइम का देना है। रेस्ट इंटरवल क्या हेल्प करता है वर्कर की? बेटा रेस्ट इंटरवल हेल्प करेगा वर्कर की टू रीगेन द स्टैमिना, टू रीकूप द स्टैमिना। स्टैमिना वापस आ जाएगा। अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, और प्रैक्टिकली मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर रखा है। मैं एक इंसान को बोलता हूं तू 7 घंटे कॉन्टिन्यूस पढ़, तू पढ़ 7 घंटे कॉन्टिन्यूस, और मैं क्या करूंगा, हर घंटे में से 55 मिनट पढ़ूंगा, 5 मिनट रेस्ट। मैं 7 बार रेस्ट लूंगा 5-5 मिनट का। यही डिटरमाइन करना है इस टेक्निक में। कितना रेस्ट लूंगा? 5 मिनट का। कितनी बार? फ्रीक्वेंसी करेगी 7 बार। यकीन मानना मेरे रिजल्ट और उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होगा। मैंने 35 मिनट का रेस्ट किया, उसने रेस्ट नहीं किया, पक्का। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं आपको ये बात। फटीग स्टडी बेटा आपको हेल्प करती है रीगेन करने में स्टैमिना। आप उसी एफिशिएंसी से काम करना शुरू कर देते हो। मैं बार बार रेस्ट लूंगा ना, मेरा स्टैमिना गेन होगा। जहां सबसे पहला जो 1 आवर था, जितना उसमें काम कर रहा था ना, सबसे लास्ट वाले 1 आवर में भी उतना ही काम करूंगा मैं। लेकिन जो बंदा कंटिन्यूस काम कर रहा है ना, उसकी परफॉर्मेंस हर 1 घंटे के साथ गिरती चली जाएगी, पक्का। कर देखना, आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट, ना वर्क करे तो बोल देना। बात ओके? समझ आई बात जो कहना चाहता था? ठीक है। एंड लास्ट वन इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। बेटा जितने मैं वर्ड बोल रहा हूं ना, अगर वो भी सुन लोगे, ऐसी कोई केस स्टडी नहीं है जो आप सॉल्व कर नहीं सकते। एक भी केस स्टडी नहीं होगी, एक भी। और इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी, और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है बेटा, लास्ट वन इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। सारा काम इसका बोर्ड पर है, अभी आप नोट्स मत देखना, समझने की कोशिश करो पहले। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, लो जी, ये क्या कहता है बाबू? देखो पीस वेज क्या होता है, पहले तो इसी की बात कर लेते हैं। पीस वेज क्या होता है? देखो एक इंसान की सैलरी तो ऐसे होती है, आपने उसको कह दिया तुझे सैलरी मिलेगी 30,000 रुपए पर मंथ।
ठीक है। और एक इंसान को आपने कह दिया 30,000 रुपए पर मंथ का कोई मुद्दा नहीं है, आपको सैलरी मिलेगी 100 रुपए पर यूनिट, 100 रुपए पर यूनिट। जितनी भी यूनिट प्रोड्यूस करोगे उसके हिसाब से 100 रुपए। आपने बनाई बेटा पूरे महीने में 400 यूनिट, तो आपकी सैलरी होगी 40,000। आपने बनाई 200 तो आपको मिलेगी 20,000। आपने बनाई 350 तो बेटा आपकी सैलरी होगी 35,000। समझ आई बात? इसको बोलते हैं पीस वेज। जब आपकी सैलरी को लिंक कर दिया जाता है विद प्रोडक्शन, पीस वेज। बेटा टेलर क्या कह रहा है? टेलर कह रहा है डिफरेंट कर दो पीस वेज। किसकी डिफरेंट कर दो? सुनो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के एम्प्लॉइज काम करते हैं, एक वो जो एफिशिएंट एम्प्लॉई है और एक वो जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज है, इनएफिशिएंट वर्कर। बेटा टेलर बोलता है एफिशिएंट वर्कर वो होते हैं जो जो स्टैंडर्ड और अबव स्टैंडर्ड काम करते हैं। बेटा हर वो एम्प्लॉई एफिशिएंट एम्प्लॉई है, एफिशिएंट वर्कर है जो स्टैंडर्ड अचीव करके देगा या अबव स्टैंडर्ड काम करके देगा, ठीक है। और बेटा इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज वो होते हैं जो बिलो स्टैंडर्ड काम करते हैं। टेलर कहता है इनको ऑफर करनी चाहिए हाई पीस वेज, इनको हाई पीस वेज दो, ठीक है, और इनको ऑफर करो लो पीस वेज। जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉई है इनको ऑफर करो लो पीस वेज। अभी शायद समझ ना आया हो, इतना क्लैरिटी से एग्जांपल समझने की कोशिश करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड सेट किया 25 यूनिट, 25 यूनिट स्टैंडर्ड सेट किया, ठीक है। एक और हाई पीस वेज फिक्स किया 200 रुपए, 200 रुपए पर यूनिट। और बेटा लो पीस वेज फिक्स किया 150 रुपए पर यूनिट, ठीक है। एक एम्प्लॉई उसने बनाई 25 यूनिट और एक एम्प्लॉई जिसने बनाई 24 यूनिट्स। एफिशिएंट कौन है? ये एफिशिएंट कौन है बेटा? जिसने या तो स्टैंडर्ड अचीव करा या अबव स्टैंडर्ड काम करा, और जिसने बिलो स्टैंडर्ड काम करा वो कौन है? इनएफिशिएंट है। कहता है दोनों की पीस वेज में फर्क होना चाहिए। बेटा इसको ऑफर करेंगे हाई पीस वेज, इसको ऑफर करेंगे लो पीस वेज। फर्क समझने की कोशिश करना। इसको मिले पूरे दिन के बाद 5,000 रुपए, इसको मिले 3600 रुपए। अब बड़े काम की बात, रिजल्ट देखना, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये। बेटा देखो, फेलियर टू मीट द टारगेट बाय जस्ट 1 यूनिट। देखो कितनी यूनिट कम बनाई? एक, सिर्फ 1 यूनिट कम बनाई। फेलियर टू मीट द टारगेट बाय जस्ट 1 यूनिट रिजल्ट इन अ टोटल लॉस ऑफ 1400 टू हिम। 1 यूनिट कम बनाने पर 1400 रुपए का नुकसान। टेलर कहता है ये टेक्निक इतनी डेंजरस है कि ये जैसे ही एम्प्लॉय आया करेगा ना रोज, इतना मोटिवेट रहा करेगा कि सोचेगा कुछ ना भी करूं तो स्टैंडर्ड तो बनाकर ही जाऊं। नहीं बनाता 25 से ऊपर, पर 25 तो बनाऊं, क्योंकि बेटा लो पीस वेज डिफरेंस बहुत बड़ा डाल देती है। दिखाई दे रहा है ना, 1 यूनिट में कितना नुकसान हो गया? 1400 रुपए का नुकसान हो गया। ये टेक्निक इसको सारा दिन मोटिवेट करता रह करेगी कि 25 यूनिट बना ले, अपने आप स्टैंडर्ड अचीव होने लगेंगे। ये क्या है? देखो टेक्निक का नाम, डिफरेंट कर दो पीस वेज। यही तो बोल रहा है ये। वर्कर दो तरीके के होते हैं, एक एफिशिएंट, एक इनएफिशिएंट। एफिशिएंट वर्कर वो जो स्टैंडर्ड और अबव स्टैंडर्ड काम करेंगे, इनएफिशिएंट वो जो बिलो स्टैंडर्ड काम करेंगे। एफिशिएंट वर्कर को हाई पीस वेज दो और इनएफिशिएंट को लो पीस वेज दो। डिफरेंट कर दो पीस वेज, ठीक है। अभी टेलर के सारे प्रिंसिपल और टेक्निक खत्म होगी। अब हम 2 मिनट का रेस्ट करेंगे।